Hello, good morning everyone. Once again I welcome you all on Unacademy UPSC where changing the way of learning is our motto. चलिए आ जाइए हम लोग आज आपके अपने जो डेली पॉलिटी क्वेश्चन का सेशन होता है उसमें आपको फिर से स्वागत करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देखिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, पीटी के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, दोनों ही लैंग्वेज में मिलता है। इंग्लिश के लिए भी, हिंदी के लिए भी है। आप एक एडुकेटर्स नहीं कई एडुकेटर्स से पढ़ सकते हैं। मैं तो हूँ ही वहाँ आपके लिए, ठीक है। मैं पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें मैं आपकी कवर अप करवाऊंगा, ठीक है, इफ़ यू कम ऑन दैट प्लेटफॉर्म। तो अभी मैंने इंडियन पॉलिटी करवाया, इससे पहले मैंने आर्ट एंड कल्चर भी करवाया था। इसके अलावा फिर मैंने जो है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ सेक्शंस भी करवाए थे, जैसे कि इकोनॉमिक हिस्ट्री करवाया है। फिर हमने आपका जो फ्रीडम मूवमेंट है उसका एक पार्ट भी करवाया है। तो ये तमाम चीज़ें हमने करवा रखी है, ठीक है। सो आइए हम लोग आज फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन करेंगे, अभी हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये है आपका मेरा कोड पवन 10 का कोड है, जो कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे अगर आप जाकर इसका यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट भी मिलता है, ठीक है। और शाम के 4 बजे आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ज़रूर रहे होंगे आप लोग यूपीएससी एज वाले प्रोग्राम में, जिसमें हमने अभी पॉलिटी को करना शुरू किया है और वहाँ हम लोग फंडामेंटल राइट भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, आ जाइए सर। सो आइए आज का पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ये आपके पास रहा। इसमें देखिए पहला है, इसने 2 प्रभुत्व वाली संविधान सभाओं को अपने राष्ट्रों के लिए कोई भी संविधान बनाने और उसे अपनाने का अधिकार दिया। दूसरा, इसने भारतीय रियासतों को या तो भारत के डोमिनियन या पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल होने की स्वतंत्रता दी या स्वतंत्र रहने की अनुमति दी। तीसरा, इसने भारत के विभाजन और भारत और पाकिस्तान के 2 स्वतंत्र प्रभुत्वों के निर्माण का प्रावधान किया। ये 3 वक्तव्य हो गए। इंग्लिश में देखते हैं। आई होप इंग्लिश इज नॉट ओके, कोई बात नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट इंग्लिश होगा। सो इंग्लिश में इसको समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसका उत्तर दे दीजिए। मेरे ख्याल से इसके तीनों वक्तव्य सही है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। सो ऑल द 3 आर करेक्ट, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न आ जाइए। इंग्लिश इसका नहीं हो पाया होगा पॉसिबली। आ जाइए। Second question. Consider the following statements. Constitution contains permanent and elaborate provisions regarding citizenship. ठीक है, regarding citizenship. ठीक है। दूसरा है, Constitution does not deal with the problem of acquisition or loss of citizenship. तीसरा, a person who migrated to Pakistan from India after March 1st, 1947, but later returned to India for resettlement could become an Indian citizen. राइट। चलिए हो गया सारे लोगों का। अब आइए हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान में नागरिकता के संबंध में स्थायी और विस्तृत प्रावधान है। दूसरा, संविधान नागरिकता के अधिग्रहण या हानि की समस्या से नहीं निपटता है। तीसरा, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया लेकिन बाद में पुनर्वास के लिए भारत लौट आया, वह भारतीय नागरिक बन सकता है, ठीक है। हो गया। ये आपके पास कोड है। यू हैव टू सेलेक्ट द कोड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। हो गया, डन। देख लिया आप लोगों ने। सो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप आंसर देने में होंगे सक्षम। सो देख लीजिए क्या क्या इसका कंटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर मेरे ख्याल से 2 और 3 होना चाहिए। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। 2 एंड 3, क्योंकि आपको मैंने अभी कुछ दिन पहले यूपीएससी एज में भी पढ़ा रखा है, पहले भी पढ़ाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई परमानेंट प्रोविजन नहीं करता और एलैबोरेट प्रोविजन नहीं करता सिटीजनशिप के बारे में, ठीक है ना। बल्कि ये करेगा कौन, ये करने और कोई भी परमानेंट प्रोविजंस नहीं है। तो अभी तो आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे, उसमें कई बार अब चेंजेस होते रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अभी 2019 आपके लिए गुड एग्जाम्पल है, ठीक है। सो ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट। बाकी ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही ठहरते हैं। चलिए दूसरे का दाइए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास वो देख लेते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लियाकत अली खान वॉज द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन इंटरिम गवर्नमेंट 1946, ठीक है। दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द मिनिस्टर
was the Minister of External Affairs and and Commonwealth Relation in interim गवर्नमेंट 1946। ठीक है, ये हो गया दोनों स्टेटमेंट आप लोगों ने ठीक से देख लिया। ठीक है, चलिए चलिए अब हिंदी में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, लियाकत अली खां अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। दूसरा, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विदेश मंत्री और राष्ट्रमंडल जो आपके संबंधी मंत्री थे। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए, इसमें सीधा सा है, आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पढ़ा होगा तो आपको सीधे मालूम होगा। ये आप पोस्ट इंडिपेंडेंस कहते हैं, ये हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको ये पता होगा। ये तो पहला का केवल पहला स्टेटमेंट सही है। ये ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो लियाकत अली खां अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। ठीक है, देखते क्या है। दिस इज ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आ जाइए चौथा प्रश्न देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was constituted in November 1946 under the scheme formulated by the August offer. दूसरा है, Constituent Assembly was a partly elected and partly nominated body. तीसरा है आपके पास, seats were allotted on the basis of population at that टाइम। ठीक है, ये हो गया। हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, नवंबर 1946 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं ये? उसके बाद दूसरा है, संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थी। तीसरा है, उस समय जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई थी। हो गया। अब आपको यहाँ पे आंसर को सिलेक्ट करना है, आपको बताना है कि क्या सही है। ठीक है, ओनली 1, ओनली 2, 1 and 2, 2 and 3 बोथ। ठीक है, हो गया सारे लोगों का। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए आपको हम वापस ले चलते हैं कि देख लीजिए। ठीक है, चलिए। सो मेरे ख्याल से एकदम बिल्कुल आंसर क्लियर होना चाहिए आपके लिए। मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए 2 और 3। देखते हैं आंसर क्या है। 2 और 3 है। क्यों? क्योंकि पहला स्टेटमेंट जो है ये जो आपका दिया हुआ है कि ये फॉर्मुलेटेड बाय अगस्त ऑफर नहीं, बल्कि ये कौन सा था? कैबिनेट मिशन प्लान था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ना कि अगस्त ऑफर था। ये था आपके पास कैबिनेट मिशन योजना, ना कि अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, चलिए आ जाइए 5वें प्रश्न की तरफ चलें हम लोग। 5वां प्रश्न, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The idea of a constituent assembly for India was first put forward by Jawaharlal Nehru. दूसरा है, British principally accepted the idea of constituent assembly by the first time through Cripps proposal. तीसरा है, Muslim League accepted the idea of Cripps proposal. ठीक है, तीनों स्टेटमेंट आपने देख लिया। हो गया सारे लोगों का? ठीक है, चलिए अब आइए हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के लिए एक विधानसभा का विचार सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने सामने रखा था। दूसरा, ब्रिटिश मुख्य रूप से क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार संविधान सभा के विचार को स्वीकार किया। तीसरा, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव के विचार को स्वीकार किया। ये आपके पास वक्तव्य हैं, प्लीज़ इसको देख करके आंसर प्लीज़ बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, हो गया। चलिए, सो इसका आंसर मेरे ख्याल से नन ऑफ द एबव होना चाहिए, कोई भी नहीं, डी आंसर होना चाहिए। ठीक है,
क्यों? आज ये मैं बता दूं सबसे पहले क्यों। क्योंकि आइडिया जवाहरलाल नेहरू का नहीं था बल्कि एम.एन. रॉय का था सबसे पहले। इट वाज मूटेड बाय एम.एन. रॉय। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? ब्रिटिश प्रिंसिपली एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नॉट थ्रू अगस्त क्रिप्स प्रपोजल, बल्कि अगस्त ऑफर के थ्रू हुआ था ये, अगस्त प्रस्ताव के थ्रू। ठीक है, और द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ क्रिप्स प्रपोजल, कभी नहीं। उन लोगों ने भी क्या किया था, मुस्लिम लीग ने इसके आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया था, बल्कि तो क्रिप्स प्रपोजल के प्रस्ताव को नहीं माना था। क्योंकि इसलिए नहीं माना था क्योंकि मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि दो भाग हो, भारत और पाकिस्तान हो, जिसको कि क्रिप्स प्रपोजल में माना नहीं गया था, इसलिए इसको भी इनकार कर दिया गया। इसलिए आंसर क्या होना चाहिए, ये इसका आंसर नन ऑफ द अबव होना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं आंसर में कि मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रपोजल को क्यों नहीं माना था, क्योंकि क्रिप्स प्रस्ताव में ये बात नहीं कही गई थी भारत और पाकिस्तान दो अलग देश हों। ठीक है, जबकि मुस्लिम लीग का यह मानना था कि भारत और पाकिस्तान दो अलग राज्य होने चाहिए। ठीक है, चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ यू मस्ट हैव एंजॉयड ऑल दीज क्वेश्चंस। इफ यस देन इट्स ओके, इफ यस देन इट्स ओके। तो ओके अगर है तो आपको क्या करना है, आपको इसको प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना है। ठीक है, दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, मेरा चैनल है, आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते, यू कैन कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, इट इज ओपन फॉर एनीवन। ठीक है, आप आ सकते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दिस इज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन एंड दिस इज योर सर्च कोड। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन कम थ्रू दिस पवन 10। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं शाम को 4 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर विथ लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स।